मैंने क्या बोला कि जो इसने काइनेटिक एनर्जी में गेन किया है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट हैज टू बी इक्वल टू लॉस इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया L/2 cos थीटा से, तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ mg L/2 cos थीटा। सो आई हैव हाफ आई कितना है बेटा, ml²/12, यस और नो? Yes. नो, इज इक्वल टू mg L/2 cos थीटा। सो 2 और 2 ये कैंसिल हो गए, एक L ने एक L को भी मार दिया, मास ने मास को मार ही दिया। सो आई हैव ओमेगा इज इक्वल टू 3g cos थीटा बाय L का रूट। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? No, sir. चलो, हालांकि मुझे ओमेगा निकालना नहीं चाहिए था, बट कोई बात नहीं, मैंने निकाल दिया। मतलब मुझे एक स्टेप पहले रुक जाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, हमने ओमेगा कैलकुलेट कर लिया। अब देखो क्या है, हमसे पूछा गया है हिंज के द्वारा अप्लाई किया जाने वाला फोर्स। हिंज फोर्स किधर लगाता है, किधर भी लगा सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था कि हिंज का फोर्स हम लोग एक एक एफ एक्स मान लेते हैं, और एक चाहे तो एक एफ वाई मान लेते हैं। एफ वाई मैं इधर भी ले सकता हूँ, उधर भी ले सकता हूँ, मेरी इच्छा। मैंने अगर एफ एक्स इधर लिया, एफ वाई इधर लिया, तो मैंने जेड को अंदर की तरफ ले रखा है, राइट? है ना? नहीं, सही तो है। अच्छा, मैंने ऊपर, सॉरी, एफ वाई और ये एफ एक्स, राइट? Yes. एक तरीका तो ये है, पर इसमें क्या होगा ना कि सोचिए जरा, सेंटर ऑफ मास कर रहा है सर्कुलर मोशन, राइट? इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से टॉर्क भी आएगा। क्या आएगा टॉर्क? सर टॉर्क आएगा mg इंटू L/2 साइन थीटा। दैट मीन्स आई अल्फा होता है ना टॉर्क। सो mg L/2 साइन थीटा जो हमारा आया है टॉर्क, दैट हैज टू बी इक्वल टू आई अल्फा। आई कितना है, ml²/3 इंटू अल्फा। m ने m मारा, l ने l मारा, ठीक है। सो वी हैव अल्फा इज इक्वल टू 3g साइन थीटा बाय 12। कोई दिक्कत? ये अपना पहला जरूरत का सामान है, और ये दूसरा जरूरत का चीज हम निकाल चुका। तो मैं क्या बता रहा था थोड़ी देर पहले कि मैंने एफ एक्स इधर माना, एफ आई इधर माना। क्या होगा, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमेगा, तो सेंटर ऑफ मास के पास जो फोर्स होगा उसके लिए सेंटर मास का एक्सेलरेशन चाहिए। सेंटर मास सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसके पास दो एक्सेलरेशन है। कौन कौन से? एक तो सर इधर है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट? और एक क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसलिए दूसरा एक्सेलरेशन इधर की तरफ रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना? Yes. अब हमें एक्सेलरेशन इधर और इधर मालूम है, और फोर्स में इधर और इधर अज्यूम करूंगा तो दिक्कत होगी ना सॉल्व करने में। Yes, sir. सो कोई समझदार इंसान यहाँ क्या करेगा, मेरे जैसा समझदार इंसान बोलेगा कि सर मैं काम करता हूँ, मैं इसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स मानने थे, तो मैंने सर एक फोर्स इधर मान लिया, इसको लेट से मैंने बोल दिया एफ एक्स, नया एक्स है ये, और एक फोर्स इधर मान लिया, इसको मैंने बोल दिया एफ वाई। ये जो एम जी है, जो नोन फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट कर लेता हूँ। क्या क्या कंपोनेंट आएंगे? तो mg सर cos theta fy की तरफ और fx की इधर आ तरफ. जाएगा एम जी कॉस थीटा, इधर आ जाएगा एम जी साइन Sin. थीटा। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ, समझ गए आप लोग, राइट? ठीक है। सो ये हमारे दो फोर्स के कंपोनेंट हो गए। अब मैंने बोला कि फॉर सेंटर ऑफ मास आई कैन से दैट एफ वाई माइनस एम जी कॉस थीटा, यही है ना सेंटर की तरफ फोर्स, इज Yes. इक्वल टू मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर L/2, क्योंकि इसका रेडियस कितना है, L/2 है, राइट? है ना? Yes. सो अब देखो, मैं बोल रहा था ना वहां पे मुझे ओमेगा नहीं निकालना चाहिए, बिकॉज आई ऑलरेडी हैड ओमेगा स्क्वायर एल, और नीचे अगर 2 कैंसिल निकला था तो ओमेगा स्क्वायर L/2 मुझे मेरे पास रखा हुआ ही था, है ना? इनफैक्ट एम ओमेगा स्क्वायर L/2 पूरा बना हुआ था मेरे पास, राइट? Yes. सो मतलब मुझे देखा जाए तो मुझे इतने कैंसिलेशन करनी नहीं चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए था पता है? हाँ, यहाँ जो ये 2 लिखा हुआ था ना, उसमें मेरे को मालूम था एम ओमेगा स्क्वायर L/2 है, एक एल कैंसिल कर दिया और 3 को उधर ले गया, राइट? Yes. सो आई हैव, दिस मीन्स
एफ वाई माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आया, 3 mg कॉस थीटा बाई 2, राइट। yes sir, दिस मीन्स मुझे एफ वाई मिल गया कितना बेटा, 5 mg cos theta by 5 mg कॉस थीटा बाई 2। ये आपका इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन 3 बोल दो इसको, ये बन गया है ना। समझ में आई बात। एफ वाई निकल गया सीधे सीधे। मुझे एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स के लिए क्या बोलूंगा मैं, इस डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन क्या होगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ एक्स, एम जी साइन थीटा माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नाउ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास कितना हो जाएगा, आर अल्फा एल बाई 2 इंटू अल्फा। तो एल बाई 2 इंटू अल्फा इज 3g साइन थीटा बाई 12। एक एल ने एक एल मारा, देखो ये इसका कंटिन्यू नहीं है, ठीक है ना। सो ये कितना हो गया, 3/4 mg साइन थीटा, और ये इधर mg साइन थीटा, मतलब एफ एक्स आ गया कितना, 1/4 mg साइन थीटा। डन। तो मुझे एफ एक्स भी मिल गया, मुझे एफ वाई भी मिल गया। मैं ऑब्वियसली हिंज का नेट फोर्स निकाल सकता हूँ अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, यस और नो। yes तो देखो अगर सही से देखा जाए तो पिछले क्वेश्चन में मैंने जो जो चीज़ें कैलकुलेट करी थी लगभग लोगों सब कुछ मुझे यूज़ करना पड़ा। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे टॉर्क का यूज़ करना ही पड़ा, राइट, है ना। yes अब इनिशियल की जगह मेरे को वहाँ पे यूज़ करना पड़ा, ठीक है। ये वाला पोर्शन छोड़ दो, तो उसमें भी सेंटर मास का एक्सेलरेशन तो निकालना ही पड़ा, खैर ऐसी बात नहीं है। एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करना ही पड़ा, राइट, है ना। और फोर्स निकालने के लिए मुझे एफ एक्स एफ आई करना पड़ा। मतलब पिछले केस बार मेरे को जो दो पोजीशन में जो जो काम करने पड़े थे वो दोनों काम मेरे को यहाँ पे एक ही पोजीशन में करने पड़े, राइट, क्योंकि यहाँ पे अल्फा भी है और ओमेगा भी है। इस केस में क्या था, यहाँ पर अल्फा था ओमेगा नहीं था, यहाँ पे ओमेगा था अल्फा नहीं था, राइट, yes है ना। तो कल जब या लास्ट क्लास में जब पहली बार कर रहे थे तो हमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा था इसमें बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। अब उतना सोचना पड़ा क्या, नहीं sir, उतना टाइम भी नहीं लगेगा। एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो गए तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी धीरे धीरे आसान लगने लगते हैं, ठीक है। चलो कॉपी कर लो। sir f net तो 25 m root 2 है। हाँ वो जो भी है वो तो ठीक है, मतलब वो आ जाएगा, खास बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उतना अच्छा आंसर नहीं आएगा इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, ठीक है। आगे बढ़े। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। yes sir, चलो अब बात करते हैं पुली विथ मास, ठीक है। ये हमारे पास एक पुली है जिसके पास मास भी है। मास होने से क्या फर्क पड़ेगा, सर ये अपना भी फोर्स लगाइए इसमें। समझो बात, मास तो है बट स्लाइडिंग नहीं है। हमारा क्या जम्पशन है यहाँ पे, नो स्लाइडिंग, मतलब हमारी जो स्ट्रिंग है वो इसके ऊपर फिसल नहीं रही है, ठीक है। समझ में आई बात। तो देखो यहाँ पर अगर मैं एक रस्सी इसके ऊपर लगाऊं तो रस्सी दो फोर्स लगाएगी, यस और नो। yes sir, अगर ये इधर की तरफ रोटेट कर रहा है, लेट से ओमेगा है, और लेट से इधर की तरफ इसके ये अल्फा से भी रोटेट कर रहा है, तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई टॉर्क लगाने वाला चाहिए, राइट।
है ना। yes sir, बिना, देखो, बिना टॉर्क के एंगुलर एक्सेलरेशन तो आएगा नहीं, राइट। अब सोचो, हम लोग बोलते थे रस्सी एक ही है, इधर का टेंशन और इधर का टेंशन इक्वल होगा, राइट। T1 और T2 इक्वल होंगे, है ना। yes यस सर। ये अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समझिए, इसको एंगुलर एक्सेलरेशन देने के लिए, इस पुली को एंगुलर एक्सेलरेशन देने के लिए, नो स्लाइडिंग नहीं बोलना चाहिए, नो स्लिपिंग बोलना चाहिए, ठीक है। रस्सी इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रही है। इस रस्सी को यहां पे कुछ फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यस और नो। yes sir, जब रस्सी इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगी, तो ये रस्सी के ऊपर उल्टी डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? yes sir, तो रस्सी के अगर ऊपर अगर बीच में फोर्स लगता है, तो दोनों साइड टेंशन बराबर रहता है क्या? नहीं रहता, है ना। तो सीखा था ना अपन ने। एक ही रस्सी है, उसमें पूरे रस्सी में टेंशन सेम कब कब रहता है? जब बीच में कहीं पे कोई फोर्स ना लग रहा हो। मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इसको एक लड़का ए इधर खींच रहा है और बी इधर से खींच रहा है। अगर ये स्ट्रिंग मासलेस है तो दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, हाँ या ना। yes sir, लेकिन इमेजिन दिस कि एक और लड़का सी, जो इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो F2 किसके बराबर होगा? F1 प्लस F3 के बराबर होगा ना। yes sir, समझ रहे हो बात को? क्योंकि स्ट्रिंग के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। मतलब यहां का टेंशन और यहां का टेंशन इक्वल हुआ क्या? नहीं हुआ। तो स्ट्रिंग पे अगर बीच में कुछ फोर्स लग जाए, तो स्ट्रिंग में इधर और इधर का टेंशन इक्वल नहीं होता है। ओके, सो ये टेंशन जो है वो इक्वल नहीं है। इनफैक्ट उन टेंशन का डिफरेंस कितना होगा? स्ट्रिंग के लॉन्ग लगने वाले फोर्स के बराबर। हम समझ रहे हो ना। F2 माइनस F1 कितना है? F3 है ना। यस और नो? वैसे ही T2 माइनस T1 क्या होगा? वो जो फ्रिक्शन यहां पे लग रहा होगा उसके बराबर, राइट। yes sir, यहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो इन दोनों टेंशन के डिफरेंस के बराबर होगा। इस और ध्यान दीजिए बात बात पर, रस्सी मेरी राउंड है, सर्कुलर है, डिस्क जैसी है। फ्रिक्शन हमेशा टेंजेंशियल लगेगा और फ्रिक्शन का हर जगह पे यहां से जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? yes sir, वो इस डिस्टेंस के बराबर रहेगा। तो फ्रिक्शन का जो जो टॉर्क लगेगा इसके ऊपर का लगेगा टोटल फ्रिक्शन इनटू आर, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट है हर जगह पे, राइट। yes sir, तो टोटल टोटल फ्रिक्शन इनटू आर कितना है? बेसिकली T2 माइनस T1 इनटू आर, है ना। हाँ है ना, क्योंकि फ्रिक्शन कितना है? T2 माइनस T1। yes sir, बेसिकली आप ऐसा समझ लो, आपको उस फ्रिक्शन के बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको साफ साफ एक चीज समझा रहा हूं, वो जो फ्रिक्शन लग रहा है उसके बारे में दिमाग मत लगाओ। क्या सोचना है कि इधर से टेंशन लगा T2, इधर से टेंशन लगा T1, तो टॉर्क कितना लगेगा? रेडियस अगर आ रहा है तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो दोनों का टॉर्क ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? sir, add ऐड होगा। ऐड होगा। देखते हैं जरा, R क्रॉस T2 करो तो किधर आ रहा है? अंदर आ रहा है। और ये वाला R क्रॉस T1 करो तो किधर आ रहा है? बाहर आ रहा है, हाँ या ना। यस सर। yes sir, इवन दो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन है, पर दोनों आर अपोजिट डायरेक्शन में है ना भाई, yes sir, इसलिए ये टेंशन जो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टॉर्क जो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। टॉर्क कितना हो जाएगा? R T2 माइनस R T1, एंड दिस विल बी इक्वल टू I अल्फा। समझ में आई बात? हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं? सर ये फोर्स का जो आप बोले ना F3 इक्वल टू F2 माइनस F1, सर वो और एक बार समझा बेटा दीजिए। इस स्ट्रिंग के ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। यस सर। सो F2 माइनस F1 माइनस F3 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स F2 माइनस F1 कितना है? F3 के बराबर है कि नहीं है? यस सर। सो टॉर्क कितना है? RT2 माइनस RT1, जिसको हम लोग I अल्फा के बराबर करके इसके एंगुलर एक्सेलरेशन की भी इक्वेशन लिखेंगे, हाँ या ना। ओके। और क्या खास बात होगी? अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए कोई ब्लॉक बंधा हुआ है या रस्सी का कोई पॉइंट है,
इसका एक्सेलेरेशन अगर नीचे की तरफ ए है और ये पुली मान लीजिए रेस्ट पर, पुली का सेंटर रेस्ट, पुली रेस्ट का मतलब पुली का सेंटर रेस्ट पर, तो एक्सेलेरेशन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, आर अल्फा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? यस सर। ये वाला पॉइंट भी ऊपर जाएगा, एक्सेलेरेशन सेम एक्सेलेरेशन ए से कितना, आर अल्फा से, है ना? यस सर। और बात, अगर मूविंग पुली है, अगर मूवेबल पुली है तो क्या होगा, वो मैंने यहाँ डायग्राम में नहीं बना रखा, अलग से बना रहा हूं। अगर मूवेबल पुली है तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मूवेबल पुली में क्या होता है, इधर T1 लगा, इधर T2 लगा, इधर लेट से टेंशन लग रहा है T, है ना? और ये जो फिक्स नहीं है इसलिए तो पुली मूव कर पाएगा, यस और नो? यस सर। ना लेट से ये घूम रहा है ऐसे एक्सेलेरेशन अल्फा से, और इसके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुली का एक्सेलेरेशन ए है, रेडियस मान लेते हैं इसका आर है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि T2 प्लस T1 माइनस टी इज इक्वल टू मास ऑफ पुली, इसका मास m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, ठीक है, मास m इंटू ए, यस और नो? नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन तो लिख ही सकते हैं। ये एक इसका एक्सेलेरेशन है, सेंटर का एक्सेलेरेशन है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन है, पुली के सेंटर ऑफ मास का, ठीक है बेटा? यस सर, तब तो लिख सकते हैं ना, ये इसका एक्सेलेरेशन, इस पुली का एक्सेलेरेशन बोलो ना, ये क्या है, दिस इज एक्सेलेरेशन ऑफ पुली, पुली का एक्सेलेरेशन मतलब पुली के सेंटर का एक्सेलेरेशन, ओके? और क्या लिख सकता हूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि आर T1 माइनस आर T2 इज इक्वल टू आई अल्फा, ये लिख सकता हूं क्या? उधर घूम रहा है, उधर घुमाने वाला टेंशन कौन सा है, T1, इधर घुमाने वाला टेंशन कौन सा है, T2, है ना? Yes. आर T1 इसका टॉर्क माइनस आर T2 इसका टॉर्क, ये जो टॉर्क का डिफरेंस है दैट इज, उसी की वजह से एंगुलर एक्सेलेरेशन आएगा, वो आई अल्फा के बराबर हो गया, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि दिस एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा? बोलो। यस सर। नहीं लिख सकता भाई, तो क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं। ये एक्सेलेरेशन ए तो पुली का है ना, ब्लॉक का तो है नहीं भाई, वो तो स्ट्रिंग का एक्सेलेरेशन लिखा था ना आपने, समझ रहे हो? और स्ट्रिंग का नहीं, वाला स्ट्रिंग से जुड़े हुए ब्लॉक का एक्सेलेरेशन लिखा था ना, कि भाई जितनी, जिस रेट से यहाँ से रस्सी छोड़ेगा उसी रेट से तो रस्सी नीचे जाएगी। यहाँ ये एक्सेलेरेशन, ये तो पुली का है, पुली का एक्सेलेरेशन तो कुछ भी हो सकता है, मान लो पुली घूम ही नहीं रही है तो इसका एक्सेलेरेशन नहीं हो सकता क्या? यस सर, हो सकता है। समझ में आई बात? ओके, सो ये बात हुई। बाकी कंस्ट्रेंट इक्वेशन वगैरह तो इसमें भी लिखनी पड़ेगी, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, पर कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? यस सर। आ गया? पुली विद मास को कैसे हैंडल करते हैं, उसके पुली के पास अगर मास हो तो दोनों साइड रस्सी में टेंशन इक्वल होना जरूरी नहीं है। नेट फोर्स को पुली का मास इंटू पुली के सेंटर का एक्सेलेरेशन, और रस्सी से लगने वाला जो टेंशन आया, या जो भी नेट टेंशन बोल रहा हूँ, रस्सी से लगने वाला जो टॉर्क आया रस्सी की टेंशन की वजह से, या जो भी किसी और कारण से भी अगर टॉर्क आ रहा है, तो नेट टॉर्क को आई अल्फा के बराबर करना पड़ेगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दोनों तरफ का टेंशन इक्वल नहीं होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके बेटा? सर पुली घूमेगा नहीं तो एक्सेलरेशन कैसे होगा? ये लिफ्ट का छत है, इससे बस पुली लटक रही है, ना इधर रस्सी ना इधर रस्सी, लिफ्ट ऊपर जाएगा तो पुली ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। जाएगा ना? यस सर। चलो आगे बढ़े। यहां पर अज्यूम कर लीजिए कि आपका M1 M2 से बड़ा है, ठीक है? क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसमें। इस पे लगेगा क्या क्या, स्टेप्स वही है बेटा जो पहले करते थे। M1 जी, इस पे लगेगा क्या, M2 जी। सबसे पहले क्या करोगे, सारे फोर्स लिखोगे, इधर लिखते हैं टेंशन T1,
इधर लिखते हैं टेंशन T2, इधर क्या लगेगा T1 लगेगा, इधर क्या लगेगा T2 लगेगा। नेचुरल सी बात है T1 T2 इक्वल नहीं है। मैंने मान लिया क्योंकि M1 बड़ा है, मैंने मान लिया ये एक्सेलेरेशन A से नीचे जाता है, तो क्योंकि सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसका एक्सेलेरेशन A ऊपर होगा। और ऐसा एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करने के लिए पुली को इस तरीके से एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा से घूमना पड़ेगा। यस और नो? जो भी T1 प्लस T2 आएगा उसको ये वाला जो सपोर्ट है बैलेंस कर देगा, इसलिए T1 फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन पुली के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। पर हमें M1 का इक्वेशन लिखना होगा। ये जो M1 है इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A। M2 की इक्वेशन क्या लिखेंगे, M2 की इक्वेशन लिखेंगे सर T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। ये तो हमको आता था ना ऑलरेडी, हाँ है ना। लेकिन अब देखो अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसमें T1 T2 इक्वल होने की वजह से यहाँ पे एक ही वेरिएबल था और एक वेरिएबल था एक्सेलेरेशन A, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, काम खत्म, है ना। पर क्योंकि T1 और T2 अब इक्वल नहीं है, अब T1 T2 इक्वल तो है नहीं, है क्या, तो वेरिएबल बढ़ गया तो इक्वेशन नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इक्वेशन नहीं कहाँ से आएगी सर, एक तो इसके डिस्क के रोटेशन के इक्वेशन तो लिखोगे ना सर, बोले बिल्कुल लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे, RT1 इस टेंशन का टॉर्क माइनस RT2 इस टेंशन का टॉर्क, यही तो है जो घुमा रहा है, दैट इज इक्वल टू MR स्क्वायर बाय 2 टाइम्स अल्फा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अप्रोक्सीमेट द पुली एज डिस्क, राइट। यस और नो? तो बेसिकली ये किसकी है, पुली की इक्वेशन है ना। किसकी इक्वेशन है ये, पुली की इक्वेशन है। दैट मीन्स T1 माइनस T2 कितना हो गया, MR अल्फा बाय 2, दिस इज इक्वेशन 3। कोई दिक्कत, M1 M2 पुली तीनों की इक्वेशन आ गई, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, M1 M2 पुली के बाद, तो क्या हमारा तीन इक्वेशन बन गई तीन वेरिएबल में। देखो सर T1 T2 आने की वजह से तीन इक्वेशन हो, तीन वेरिएबल हो चुके थे यहाँ पे, यहाँ नया वेरिएबल नहीं है, लेकिन यार यहाँ पे एक नया वेरिएबल आ गया ना अल्फा। सर एक इक्वेशन और चाहिए, क्या करेंगे, चौथी इक्वेशन आ जाएगी एक्सेलेरेशन A इज इक्वल टू R अल्फा। क्यों, ये कौन सी इक्वेशन, ये कंस्ट्रेंट की इक्वेशन है। सर ये कंस्ट्रेंट की इक्वेशन कैसे बन गई, तो देखो बेटा जब ये पुली घूमी, जब ये पुली घूमा तो कितना रस्सी छोड़ेगा, अगर थीटा एंगल से घूमेगा तो R थीटा रस्सी इधर से छोड़ेगा क्योंकि स्लिपिंग तो है नहीं, है ना। यस सर। समझो बात को, अगर ये थीटा एंगल से छोड़ा घूमेगा तो इतनी रस्सी ना रिलीज करेगा। तो बेसिकली ये जो रस्सी इसने रिलीज करी है वो कितनी लेंथ की है, R थीटा लेंथ की है, उतने से ही नीचे जाएगा। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ y दैट इज इक्वल टू R थीटा, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, R डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, मतलब इसका एक्सेलेरेशन कितना हो गया, R डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा। समझ में आई बात। सो एक्सेलेरेशन कितना आया इसका, R अल्फा। सिमिलरली जितना ये घूमेगा उतनी रस्सी इधर से खींचेगा तो इसका एक्सेलेरेशन ऊपर आएगा, कितना, R अल्फा। नाउ वी हैव गॉट 4 इक्वेशंस एंड 4 वेरिएबल्स, अब हमें इन्हें सॉल्व करना है, राइट। सो अब बोलोगे सर सिंपल सा क्वेश्चन होता था सर, उसमें तीन तीन दो इक्वेशन से तुरंत बन जाता था, दोनों को ऐड करते थे टेंशन खत्म हो जाता था, कहानी खत्म हो जाती थी। अब आप चार चार बना दिया आपने, बिल्कुल सही बात है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन सोचो जरा, R अल्फा ये रहा ना, यहाँ पे भी देखो R अल्फा है, राइट। इसको यहाँ बिठा दो, क्या बचा, ये MA बाय 2 हो गया। इधर कितना है, T1 माइनस T2, इधर देखो माइनस T1 प्लस T2 है ना। 2 minus 1 1 प्लस 2 प्लस 3 कर दोगे, टेंशन भी खत्म। yes M1G माइनस M2G, मतलब M1 माइनस M2 इंटू जी, और तो कुछ बचा ही नहीं, इज इक्वल टू M1A प्लस M2A प्लस MA बाय 2। डन। yes सर आपका माइक्रोफोन म्यूट हो गया।
ये गिर गया था। अभी जस्ट म्यूट हुआ था ना बेटा। तो समझ में आया सब सब लोगों को? यस सर। Yes. ओके। ये आसान है कि इजी है? देखो कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको बता दिया कि पुली विद मास को कैसे हैंडल करते हैं, राइट? है ना? बट ऑब्वियसली जैसा कि आपने देखा था कि हमारे पास एक पुली वाले क्वेश्चन में कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते थे, उस तरीके से पॉसिबिलिटी यहां पर भी है। ठीक है, एक सेकंड, मैं उस पॉसिबिलिटी पे अभी नहीं जा रहा। ज़्यादा ज़्यादा मैं अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा। बाकी क्योंकि उतने, अगर देखो इस सिंपल से क्वेश्चन में 4 इक्वेशन बन गए, राइट? जितने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हम लोग वहां पर देखे थे उतने कॉम्प्लेक्स अगर यहाँ देख ले तब तो भैया 10-10 इक्वेशन एक साथ सॉल्व कर रहे होंगे, राइट? Yes. तो वो नहीं आएगा, मतलब उतने कॉम्प्लेक्स केसेस नहीं आएंगे। बट डेफिनेटली कुछ इंटरेस्टिंग केसेस बनते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? कॉपी हो गया? यस सर। Yes, sir. तो ये वाला क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करेंगे सब लोग। Sir, बोलिए। सर वो रस्सी का दूसरा एंड कहाँ से कनेक्ट करें? बेटा वो बेसिकली इसके ऊपर लपेटा हुआ है। सर मतलब रस्सी निकलता जा रहा है वो। हाँ, क्या?
सर हाँ बेटा, साइन थीटा बाई 3। क्या बोल रहे हो? सर एक्सीलरेशन 2g साइन थीटा बाई 3। साइन थीटा का, अच्छा, दोनों का मास इक्वल है ना? दोनों का मास इक्वल नहीं बेटा। सर तो फिर ब्लॉक का मास सर हम्म 2mg साइन थीटा बाई m प्लस 2m आएगा। हाँ, आई गेस यही आएगा। चलो देखते हैं क्या होगा। देखो भैया, क्या क्या फोर्स लगेंगे इस पर। इधर लगेगा एम जी साइन थीटा, इधर लगेगा एम जी कॉस थीटा, उसको नॉर्मल बैलेंस कर देगा। यस सर। इसके अलावा क्या लगेगा सर? पीछे की तरफ टेंशन लगेगा इस पर आगे की तरफ टेंशन लगेगा। ठीक है, इसका एक्सेलेरेशन नीचे ए मान लेता हूँ, इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा मान लेता हूँ। वैसे आपने मतलब इसको डिस्क मान लिया, मैंने कोई क्वेश्चन में लिखा नहीं था, तो यू शुड नॉट हैव अज्यूम्ड इट एज अ डिस्क, बट मैंने बोला चलो ठीक है, क्योंकि यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, आपको डिस्क मानने की जरूरत क्या पड़ी, है ना? सो आई हैव एम जी साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। इसके लिए क्या लिखूंगा? आर टी इज इक्वल टू आई अल्फा, और तीसरी क्वेश्चन आ जाएगी ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये तीन इक्वेशन है। समझ में आई बात? यस सर। मैं यहाँ से आर नीचे ले गया, अल्फा की वैल्यू मैंने ए बाय आर यहाँ से बिठा दी। ठीक है, तो 2 और 3 से मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा टेंशन टी इज इक्वल टू आई, अल्फा के लिए ए बाय आर, तो ए बाय आर, और एक उधर से आर आ रहा है और आया, तो आई बाय आर स्क्वायर इंटू ए, राइट? है ना? इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए बोल दिया। अब मैंने 1 और ए को जैसे ही ऐड किया, मुझे क्या मिल जाएगा? एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर टाइम्स ए। सो आई हैव एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू सिंपली एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर। डन। ओके, यस सर। ये तीन तो अपनी बेसिक थी, ए डिराइव्ड थी, तो इसलिए उसका नाम मैंने अलग से दिया है। ये बेसिक इक्वेशन नहीं है। आगे बढ़े। यस सर। चलो फिर, सबने कॉपी कर लिया ना भाई? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। यो 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 जानते हो आप लोग कि नहीं जानते हो? यस सर। ये है ना? नो सर। यही तो है, यही है ना भाई? पहचाने यो यो को? खेला कभी यो यो से? यस सर। ऐसा होता है ना यो यो। यस हम्म, सर। थोड़ा डिफरेंट होता है, बट अपने पर्पस के लिए ठीक है, राइट?
सो बोला है कि इसको डिस्क अज्यूम करो और इसका एक्सेलरेशन बताओ। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। तो शुरुआत की जाए। क्या बोलेंगे? सर इसके ऊपर फोर्स लगेगा एक mg और एक टेंशन T, राइट? दो ही ना फोर्स लगेंगे कि और भी कोई फोर्स लगेगा? बोलिए। क्यों सर? तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ सर mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, राइट? यस। तो दूसरा क्या होगा? यहाँ तो दो वेरिएबल है ना, टी और ए। दूसरी क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे? सर इसके रोटेशन की क्वेश्चन बना दीजिए। बिल्कुल यस। सही बात है। हालांकि एक बात बताता हूँ, जो मैंने पढ़ाया था ना, ये उससे थोड़ा अलग लेवल पे जा चुका है क्वेश्चन। ये सोचिए, ये प्योर रोटेशन नहीं बचा है ना, यहाँ कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन आ चुका है। यस सर। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ डाला नहीं था, पर मेरे को क्लास के बीच में लगा डाल देता हूँ। तो अभी मैं, जब आप पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तभी मैंने बनाया ये। ठीक है। ये एक्चुअली इस टॉपिक का क्वेश्चन है नहीं, बट कोई बात नहीं। अगर कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ना हो, सॉरी, अगर कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन हो, प्योर रोटेशन ना हो, तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आप हमेशा एक एक्सिस के अबाउट टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा यूज कर सकते हो। कौन सी एक्सिस के अबाउट? वो एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। ओके बेटा? ओके। सो आई हैव दिस डिस्टेंस एज आर। सो क्या हो जाएगा हमारे पास? टॉर्क हो जाएगा आर टी, दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। आई अल्फा, इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन मैंने मान लिया अल्फा। आई अल्फा कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2 टाइम्स अल्फा। एक आर ने एक आर को मार दिया, ये इक्वेशन 2 बन गया। ठीक है। तीसरी इक्वेशन कहाँ से बनाए? क्योंकि एक इक्वेशन बनाई तो एक वेरिएबल ही बढ़ गया अल्फा, राइट? यस। सो तीसरी इक्वेशन कहाँ से बनाए? तीसरी इक्वेशन कहाँ से बनाए बताइए? सर ये देखिए कि एक्सप्रेशन किधर एक्सेलरेशन और अल्फा के बीच में रिलेशन, और तो कुछ बचा ही नहीं है। है। यस। तो हम क्या बोलेंगे? जितना भी ये रोटेट करेगा, उतनी रस्सी रिलीज करेगा और उतना ही नीचे आएगा, हाँ या ना? यस सर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट आर थीटा के बराबर होगा, इसकी वेलोसिटी आर ओमेगा के बराबर होगी, और इसका एक्सेलरेशन आर अल्फा के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, पुली का ए इज इक्वल टू आर अल्फा और इसका ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ऑल्दो फाइनल इक्वेशन सेम बन रही है, बट थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में, राइट? यहाँ जितना रस्सी छोड़ रहा है उतना खुद नीचे जा रहा है, और पुली जितना रस्सी छोड़ रहा था उतना ब्लॉक नीचे जा रहा था, राइट? यस सर, यहाँ पे उल्टा पुल्टा। हाँ। चलो, तो कुछ बचा तो है नहीं। अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, या आर अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ए, और दोनों को ऐड कर दो, टेंशन कट गया। एम जी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम आर अल्फा बाई 2, मतलब एम ए बाई 2। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2g बाय 3। डन, है ना? यस सर। चलो कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। सर हम्म। तो हम लोग ऐसे कुछ चीज बना सकते हैं कैसे? सर, जैसे कार में पहिया चलता है तो उसमें टेंशन की जगह पर फ्रिक्शन लग रहा, और उसमें भी तो होता है प्योर हाँ रोटेशन। बेटा, वो सब बनता है। ठीक है, आने तो दो।
कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन वो सब आएगा ही आएगा, ठीक है। यस आगे बढ़े फिर। हम्म। यस यो, ठीक है सर। ये क्या बला है? देखो ऐसा कोई नाम नहीं होता इसका, ठीक है, मैं अपने मन से लिख दिया मैंने। तो ये मेरे पास एक योयो है, इसके ऊपर एक और योयो लटक रहा है, समझ में आया? यस दोनों डिस्क का मास m है, दोनों डिस्क का रेडियस r है, ओके। तो मैंने बोला कि मेरे को इन दोनों का एक्सेलेरेशन निकालना है, ठीक है। मतलब मेरे को इसका एक्सेलेरेशन a1 और इसका एक्सेलेरेशन a2, दोनों डिस्क के सेंटर का एक्सेलेरेशन निकालना है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत? सर तो पहला कह रहा हूँ तो लपेटना हुआ था ताकि यहाँ से समझो बात को, जब ये यहाँ से घूमेगा तो यहाँ से ये खुलेगा और यहाँ से ये भी खुलेगा। ये रस्सी दो तरफ से खुलेगी, ऊपर से भी और नीचे से भी, सोच के देखो। आया ना? यस समझ में आया कि नहीं? यस सो यहाँ पर हम ये समझ एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या चलेगा इस पूरे सिस्टम में, ठीक है। कितना किसका एक्सेलेरेशन आएगा वगैरह वगैरह, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो इक्वेशंस इतनी बन जाएंगी कि उनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। बट फिर भी एक बार इक्वेशंस बनाते हैं, इक्वेशंस बनाने तक का काम कर रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या फोर्स लगेगा सर? इधर लगेगा mg, इधर लगेगा mg, बहुत बढ़िया बात है सर। और क्या लगेगा सर? इधर मान लेते हैं टेंशन T1, इधर मान लेते हैं टेंशन T2, क्योंकि दोनों टेंशन अलग अलग है, लेकिन इधर का टेंशन और इधर का टेंशन तो इक्वल ही रहेगा, हाँ या ना? राइट सर। ये एक्सेलेरेशन ए से नीचे जा रहा है, साथ साथ ऐसे घूमेगा एक्सेलेरेशन अल्फा से। ये एक्सेलेरेशन A2 से नीचे जा रहा है, ऐसे घूमेगा एक्सेलेरेशन अल्फा 2 से, राइट। यस सो इसको मैंने बोल दिया पुली नंबर 1, इसको मैंने बोल दिया पुली नंबर 2। तो पुली नंबर 1 के बारे में लिखूंगा, क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ सबसे पहले फोर्स की इक्वेशन, T2 प्लस mg माइनस T1 इज इक्वल टू ma1, राइट। ये तो आसान थी। यस दूसरे की इक्वेशन क्या लिखूंगा सर? mg माइनस T2 इज इक्वल टू ma2, ये भी आसान है ना? हाँ या ना? यस यस सर। ओके। तीसरी इक्वेशन, इसके रोटेशन की इक्वेशन लिख दूं? क्या लिखूंगा? ध्यान दीजिएगा, R T2 प्लस R T1, ये समझ में आ रहा है? दोनों का टॉर्क सेम डायरेक्शन में, चेक कर लो एक बार। R T2 अंदर की तरफ, R T1 अंदर की तरफ, राइट। दोनों ही घुमा रहे हैं ना इसको, दोनों ही इसको घूमने में हेल्प कर रहे हैं ना भाई। यस सो R T2 प्लस R T1, ये जो नंबर आया दैट हैज टू बी इक्वल टू, क्योंकि डिस्क मान रहा हूं, क्या लिखूंगा? mr² by 2 टाइम्स अल्फा। यस अच्छा, एक R कैंसिल ही कर देते हैं, तो यहाँ -T1 -T2, यहाँ T1 प्लस T2 ऐड करेंगे तो कम से कम अभी तक का टेंशन सारा कट जाएगा, राइट। इसकी भी इक्वेशन लिख देते हैं भाई ऐसे ही, क्या लिखेंगे? R T2 इज इक्वल टू mr, अच्छा इसको अल्फा 1 बोलते हैं ना, mr² by 2 अल्फा 2, हाँ या ना? समझ में आई बात? यस जरा वेरिएबल काउंट करें सर। T1 T2 अल्फा 1 अल्फा 2 A1 A2, 6 वेरिएबल तो यही है। इक्वेशन तो 4 ही बनी, अब क्या करें? सर एक्सेलरेशन और अल्फा 1
एक्सप्रेशन बना तो क्या लिखेंगे, अगली क्वेश्चन लिखेंगे A1 इज इक्वल टू आर अल्फा वन। इसमें भी कोई तकलीफ नहीं होगी, राइट, क्योंकि सर जितना ये घूमेगा उससे रस्सी छोड़ेगा आर अल्फा उतनी उतने एक्सेलेरेशन से नीचे जाएगा, है ना। जितनी यहाँ पर रस्सी रिलीज करेगा ये वाला पुली, ये वाला यो उतना ही तो नीचे जाएगा, राइट। यस यस सर। इसके साथ क्या लिखेंगे, क्या इसके लिए लिख सकता हूँ A2 इज इक्वल टू आर अल्फा टू, हाँ या ना। यस सर। बिल्कुल नहीं लिख सकता यहाँ। सर, उसका भी तो ऐड होगा। हाँ, ऐड नहीं होगा। इसकी क्वेश्चन मैं लिख के बताता हूँ, आप लोग समझाइएगा, आप लोग बताइएगा समझ में आई कि नहीं आई, और कहीं गलती तो नहीं है उसमें। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू आर अल्फा टू प्लस आर अल्फा वन, सही है कि गलत है। सर, A2 प्लस A1 है। नहीं बेटा, देखो यहां से कितनी रस्सी छूटेगी, जब ये घूमेगा तो आर अल्फा वन के हिसाब से छूटेगी, और यहाँ कितनी छूटेगी, और ऊपर तो रस्सी जो रिलीज हुई है आर अल्फा वन प्लस आर अल्फा टू, मतलब इतना डिस्टेंस इंक्रीज होगा दोनों के बीच में। यस समझ में आई बात। हम्म, सर, जो इनिशियल था उसका, क्या, सर जो इनिशियल डिस्टेंस था। मैं तो चेंज इन लेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ ना, चेंज इन सेपरेशन। मैंने बोला S2 माइनस S1, ये हो गया चेंज इन सेपरेशन, यस इज इक्वल टू ऊपर से जो रस्सी छूटी आर थी, सॉरी नीचे से जो रस्सी छूटी छूटी आर थीटा टू प्लस ऊपर से जो रस्सी छूटी आर थीटा वन। इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर यहाँ पहुंच जाएंगे, हाँ है ना, यस सर। है ना। अच्छा, एक ही क्वेश्चन मैंने ये बनाई, दूसरी क्वेश्चन एक और बना के दिखाता हूँ। बेटा रस्सी की रस्सी तो यहाँ पर है ना, तो मुझे इन पॉइंट्स की का एक्सेलेरेशन लिखना चाहिए ना, या इन पॉइंट्स की वेलोसिटी लिखनी चाहिए ना। यस तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इसकी इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, या एक्सेलेरेशन कितना है, A2 माइनस आर अल्फा टू, राइट। माइनस इस पॉइंट की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी है, या एक्सेलेरेशन कितना है, A1 प्लस आर अल्फा वन, हाँ है ना, यस इज इक्वल टू यहाँ से जो रस्सी छुट्टी आर अल्फा टू प्लस यहाँ से जो रस्सी छुट्टी आर अल्फा वन, हाँ या ना। तो अब ये सही है कि ये सही है, सर ये सेकंड वाला समझ में नहीं आया। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, पुली के ऊपर इस पॉइंट की वेलोसिटी, V2 माइनस ओमेगा टू आर, यही ना। यस सर। और इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पुली के इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, V1 प्लस ओमेगा वन आर। तो ये हो गया दोनों पॉइंट्स का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, यस सर। राइट। यस यस सर। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है रस्सी में की लेंथ में, रेट रस्सी की लेंथ का रेट ऑफ चेंज के बराबर होगा,
रस्सी यहाँ से कितनी रिलीज हुई है, आर अल्फा टू, और सॉरी आर ओमेगा टू, किस रेट से रिलीज हुई, आर ओमेगा टू रेट से रिलीज हुई है ना। और यहाँ से किस रेट से रिलीज हुई है, बोलो। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो सेकंड वाली बन जाएगी। यस तो कौन सी लिखनी चाहिए, फर्स्ट वाली की सेकंड वाली, मतलब दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस लिखना चाहिए कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। सर, हम लोग को तो एल्सिफिकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का ज़्यादा अच्छा पता है, तो सर हम लोग को शायद ऊपर आना है। बेटा हम कंस्ट्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें सेंटर ऑफ मास का कोई लेना देना नहीं है कंस्ट्रेंट से। सर फर्स्ट वाला। क्यों। सर ज़्यादा सिंपल लग रहा है। अच्छा, सर क्योंकि वो स्ट्रिक्टली स्ट्रिंग के बारे में बोल रहा है। जी सेकंड वाला भी तो स्ट्रिक्टली स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहा है। सर पर पहला वाला सर पूरा यूनो पे लग रहा है, दूसरा वाला खाली एक पॉइंट। सर दोनों ही सही है। दोनों ही सही है। हम्म। चलो एक काम करना, इसके बारे में थोड़ा सोचना, ठीक है, ये क्या चल रहा है डिटेल में सोचने की कोशिश करना, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्या लफड़ा है यहाँ पे। चलो क्योंकि दोनों इक्वेशन अलग है, दिख रहा होगा A2 - A1 इज इक्वल टू यहाँ पे 2R अल्फा 1 + 2R अल्फा 2 आ जा रहा है, राइट। यस सर। तो क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सोचना, आई होप किसी न किसी को समझ में आ जाएगा। चलो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जिसका नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या नाम है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये क्या होता है, तो देखो यार बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये बोलता है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस should all the masses be kept so that the moment of inertia is not affected। कहने का मतलब क्या बोलता है कि अगर सारा डिस्टेंस लेट से के आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है, और उस ऑब्जेक्ट का मास m है, तो ये कहना चाहता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई जो है ना वो m के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब के ऐसा डिस्टेंस है जहां पे सारा का सारा मास रख दोगे एक्सिस से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्फीयर ले लूं, स्फीयर का मतलब कौन सा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, राइट। ये स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है,
तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकलेगा? हम बोलेंगे देखो यार इसमें कुछ मास यहाँ है, कुछ मास यहाँ है, कुछ मास इतना दूर है, मासेस का डिस्टेंस अलग अलग है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन में डिफाइन करूंगा कि अगर मैं इस स्फीयर के सारे मास को किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दूं तो वो पॉइंट इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस होना चाहिए जिससे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज ना हो। मतलब कि अगर के डिस्टेंस पे रखा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? mk²। ये किसके बराबर होना चाहिए? ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² के बराबर। समझ में आई बात? दैट मीन्स k इज इक्वल टू r टाइम्स √2/5। समझ में आया कि नहीं? यस सर। कॉपी कर लो। देखो वैसे तो इसका कोई खास मतलब ऐसा यूज़ नहीं है कि इसके बिना काम न चल पाए, पर क्वेश्चन में कभी लिखा हुआ हो या पूछा हुआ हो तो आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन, क्योंकि क्वेश्चन में आता है ये लिखा हुआ। इसकी लैंग्वेज में इस रेडियस ऑफ गायरेशन को हम लोग यूज़ करते हैं। सर पूरा मास तो कंटेंट सेंटर ऑफ मास में रहता है, तो यहाँ पे कोई वो तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अप्लाई करने के लिए सेंटर ऑफ मास पे रखता है, ठीक है। अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं करना है उसके लिए कहाँ रखूंगा? वो रेडियस ऑफ गायरेशन है। ओके सर। न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सेम रखने के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन। अब एक पॉइंट पे ना रखो, एक उतने बड़े रिंग में रख दो या उतने बड़े सिलेंडर में रख दो, मतलब कितनी दूरी पे सारा मास होना चाहिए बोल रहा है, ठीक है। यस सर। हम्म। यस सर। हो गया? यस। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इक्विलिब्रियम। देखो इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन जेई एडवांस में, जेई मेन में आते रहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? सो इक्विलिब्रियम के दो पार्ट्स हैं, एक है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब नेट फोर्स जीरो हो जाए। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब नेट टॉर्क जीरो हो जाए। समझ में आई बात? यस। मतलब जहां रख दिए हो वहां से अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और जिस ओरिएंटेशन में रख दिया, अगर उस ओरिएंटेशन से ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं हो रहा है तो कौन सा इक्विलिब्रियम है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ओके बेटा? यस सर। ओके। अब ये जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है इसके भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, हम ऑलरेडी जानते हैं इनको, पढ़ा हुआ है ना हमने इक्विलिब्रियम के, नहीं पढ़ा है? यस। पढ़ा है ना? क्या पढ़ा था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में? सर ये वो सिचुएशन है, सॉरी कौन 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 से टाइप्स होते हैं? एक होता है स्टेबल, है ना? यस सर। एक न्यूट्रल। एक स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल, और एक होता है न्यूट्रल। स्टेबल में क्या होगा? अगर आप ऑब्जेक्ट को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखो, यहां पर तो क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उस केस में क्या हो रहा है, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है ना, नीचे mg लग रहा है, इसको नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर दे रहा है, नेट फोर्स जीरो हो गया इक्विलिब्रियम में, राइट। पर स्टेबल क्या होता है? अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दोगे, ऑब्जेक्ट को अपने इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दोगे, थोड़ा सा, तो ये वापस इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाएगा। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं हम लोग? ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं हम लोग? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसका स्पेशल फीचर क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स। क्या होता है इसका स्पेशल फीचर? मतलब कि आप ऑब्जेक्ट को अगर +x डायरेक्शन में मूव करोगे इक्विलिब्रियम से तो फोर्स -x डायरेक्शन में लगेगा, -x डायरेक्शन में मूव करोगे तो फोर्स +x डायरेक्शन में लगेगा। दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा? जहां ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम है पर वहां उसको तो, स्ट्रेस का मान लीजिए। हाँ, वहां तो क्या होगा, नेट फोर्स जीरो रहेगा। मतलब जैसे इसके ऊपर नीचे फोर्स लग रहा है कितना, mg, ऊपर फोर्स लग रहा है कितना, नॉर्मल, नॉर्मल mg को बैलेंस कर दिया, कहानी खत्म। पर अगर आप इसको जरा सा भी डिस्प्लेस कर देते हो तो क्या होगा? अगर इधर लेके जाओ चाहे इधर लेके जाओ, क्या होगा? इधर लेके जाओगे तो इधर चला जाएगा, इधर लेके जाओगे तो इधर चला जाएगा, राइट? मतलब वापस इक्विलिब्रियम पे नहीं जाएगा। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक, देखो कहीं पे एक क्वेश्चन आया था, या मैंने किसी बुक में देखा है, मुझे याद नहीं कहाँ है, जिसमें सिचुएशन कुछ ऐसी थी, मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, जरूरी नहीं हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ, पर मैं ग्रेविटेशन का इक्विवेलेंस बता रहा हूँ उसमें। जिसमें क्या था कि अगर आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में लेके जाते हो तब तो ये वापस अपनी जगह पे लौट रहा है, पर अगर राइट में लेके गए तो भाग जा रहा है। इसको क्या कहोगे? स्टेबल कहोगे कि अनस्टेबल कहोगे? यहां पर इक्विलिब्रियम है क्योंकि यहां पे सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से? नीचे mg, ऊपर नॉर्मल। ये कौन सा है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है? So लेफ्ट में स्टेबल और राइट में It will be qualified as unstable because even if you move the object towards left, it will ultimately go away from the equilibrium position. हाँ है ना? Yes, sir. समझ में आई बात? It will be classified as unstable only. न्यूट्रल में क्यों नहीं डाल सकते सर? क्योंकि न्यूट्रल कुछ और है। न्यूट्रल क्या है कि आप एक ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखते हो तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो रहता है, ये इक्विलिब्रियम तो हो गया। पर न्यूट्रल का मतलब क्या है कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को मूव करके थोड़ा साइड में भी रख दो तब भी ये इक्विलिब्रियम में ही रहे। थोड़ा सा डिस्प्लेस भी कर दोगे तो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। समझ में आई बात? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम, सॉरी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में देखिए, आप देख सकते हैं इसका हाइट मिनिमम है ना। कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम किसी भी फोर्स के कारण आए, क्या होगा वहां पर? पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो मिनिमम होगी, और अनस्टेबल में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ओके, या मैक्सिमा होगा, मैक्सिमम नहीं बोलना चाहिए, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ओके, समझ में आई बात? यस। सो और इसमें ऐसी कोई बात है नहीं, वो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है इस केस में, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी मतलब दुख दर्द मिनिमम होगा, तभी तो पार्टिकल वापस इसी पोजीशन पाने की कोशिश करेगा। और अगर यहाँ पे मैक्सिमम है तो जरा सा लेफ्ट या राइट लेके जाओगे तुरंत बोलेगा मेरे को वापस जाना ही नहीं, भाग जाएगा चुपचाप, है ना? यस। Yes, sir. इसको इसीलिए अनस्टेबल में भी क्लासिफाई नहीं करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम काम नहीं करता। ओके, लेकिन अगर जबरदस्ती पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे? सर अनस्टेबल में डाल दो, और क्या कर सकते हैं, है ना? समझ में आई बात? सर सेमी स्टेबल सेमी अनस्टेबल नहीं होता? क्या? सेमी स्टेबल ऐसा नहीं बोलता, ऐसा कोई टर्म नहीं होता, ठीक है? मतलब अगर पूछ लिया मान ले क्वेश्चन में स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज दे दिया, तब तो नन ऑफ दीज टिक कर दोगे, ठीक है? ओके। लेकिन अगर चौथा ऑप्शन बोल दिया कि कुछ और ही किसी और भाषा, मतलब किसी और चीज़ के बारे में बात कर ली कि एट दिस पॉइंट फोर्स इज मैक्सिमम, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, ये बोल दिया, तो अब चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया, है ना? यस। तो अब उन तीन में से कोई एक सिलेक्ट करना है, क्या करोगे? तो उस केस में अनस्टेबल सिलेक्ट करोगे। ओके, जबरदस्ती क्लासिफाई करना है तो अनस्टेबल है, अदरवाइज अनस्टेबल नहीं है। ओके, ओके। सर अगर अनस्टेबल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम ही तो होगा उसके। हाँ, क्योंकि वो चीज़ ये जस्टिफाई नहीं कर रहा। ओके, आगे बढ़ते, समझ में आ गया? यस। Yes, sir. जबरदस्ती इस क्वेश्चन ने क्लासिफाई करवा दिया था तो अनस्टेबल लिखना पड़ा था, बट ऐसे अनस्टेबल में काउंट होगा नहीं है। आगे बढ़ते, टाइप्स ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जो अभी तक क्या था? टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम था।
अबे टाइप्स ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये भी क्या होगा, वही तीन होंगे। कौन कौन से? स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ठीक है। स्टेबल में क्या है समझिए, मान लेते हैं मेरे पास ये एक रॉड है। हाँ, मान लेते हैं मेरे पास ये एक रॉड है। इस रॉड को हमने यहां पर हिंज कर दिया। ओके, तो क्या होगा, इसके ऊपर जो भी फोर्स mg लगेगा तो उसको हिंज बैलेंस कर ही देगा। हाँ है ना। यस सर। यस सर। बट साथ ही साथ क्या होगा, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो हिंज के थ्रू ही पास हो रहा है, इसलिए टॉर्क भी जीरो हो गया। हाँ है ना। यस सर। तो ये कौन से इक्विलिब्रियम में आ गया, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। बट ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूं, मतलब अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा इसको मैं रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर दूं, तो क्या होगा, ये जो इसके ऊपर mg फोर्स लगेगा, इस mg फोर्स का टॉर्क इस थीटा एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। सर। और इस वजह से ये रॉड वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में चला जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, आपके पास रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है। क्या लग रहा है? रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है। देखो ये यहाँ पे खुश है, राइट। जहां पे खुश है वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, तभी तो खुश है वो, है ना। अगर मैं इस रॉड को इधर ले आऊं तब भी क्या होगा, सेम चीज होगी कि नहीं होगी? यस सर। रीस्टोरिंग टॉर्क का मतलब क्या है, टॉर्क अपोजिट टू थीटा, राइट, है ना। समझ में आई बात? यस सर। सर तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रोटेशन में कैसा आएगा? देखो एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ। यही रॉड लिया मैंने, बस इस बार इसको यहां हिंज कर रखा है। देखो ऐसा समझ लो, अनस्टेबल कौन सा है, जिस केस में आपको बैलेंस करना पड़ा, और जहां ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है वो क्या है, वो स्टेबल है। यस सर। समझ में आई बात? डंडे को हाथ पे उंगली फिंगर्स वगैरह बैलेंस किया है, यस। वो इक्विलिब्रियम में तो है, पर कौन सा इक्विलिब्रियम में? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, तुरंत उससे गिरना चाहता है ना। यस। इसमें क्या है, अभी तो ठीक है सर, आपका जो mg फोर्स है वो सीधे इसी से पास हो रहा है, इसलिए अभी टिका हुआ है। पर जरा सा भी डिस्प्लेसमेंट हो गया, हवा की वजह से हो गया, मतलब फूंक की वजह से हो गया, आपके सांस लेने की वजह से हो गया, तो तुरंत गिर जाएगा, राइट। यस। सो ये जो है, ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके बेटा। और न्यूट्रल कैसा होगा, उसी रॉड का एग्जांपल लेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। और इसको हम लोग इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हिंज कर देंगे, ध्यान, है ना। अब देखो ये किसी भी ओरिएंटेशन में चला जाए, ये किसी भी ओरिएंटेशन में चला जाए, फोर्स तो हिंज के थ्रू ही पास होगा ना, यस सर। तो टॉर्क तो जीरो हो गया। तो जहां रख दो, छोड़ दोगे वहीं रह जाएगा, है ना। जैसे रख दोगे वैसे ही खुश है ये। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। अब देखो, वैसे तो बहुत सारे अलग अलग केसेस बन सकते हैं स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केसेस में, पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि आपका जो, मतलब अलग अलग सिचुएशन बन सकते हैं, लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इक्विलिब्रियम के बारे में बात की जा रही है, तो एक सिंपल सा फंडा है, क्या, ग्रेविटी का टॉर्क कैसा होना चाहिए, रीस्टोरिंग होना चाहिए, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने कभी मेले में वो वाली चिड़िया देखी जो अपनी चोंच पे खड़ी रहती है? देखिए,
नो सर। देखी होगी। ऐसे खड़ी रहती चिड़िया, देखी कभी ये वाली? नो नहीं देखी? अच्छा, इंस्टीट्यूट में ये वाला देखा होगा, अपने इंस्टीट्यूट पे रखा हुआ है, एक लड़का है। सर बगल में दोनों वो लेके खड़ा है ना। हम्म। यस। याद है? देखा ना? यस। हम्म। सर इसको घुमाते रहता है, सर। देता ही नहीं। ये गिरता नहीं है, वैसे ये चिड़िया भी नहीं गिरती। दोनों में एक खास बात है, ये बॉल, समझ में आई बात? ये बॉल यहाँ क्यों है मालूम है? ताकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, चोंच के नीचे चला जाए। इसका सेंटर ऑफ मास इसके पैर के नीचे चला जाए। ओके। ओके सर। अगर हिंज के नीचे है सेंटर ऑफ मास, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। और अगर सेंटर ऑफ मास हिंज के ऊपर है, तो कैसा टॉर्क लगेगा? मतलब नो रिस्टोरिंग। नॉन रिस्टोरिंग लगेगा, मतलब वो जो टॉर्क है वो वापस लेके नहीं आएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मतलब आपका जो इक्विलिब्रियम है कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। समझ में आई बात? यस। सर ये क्या बोले सर, वो सेंटर ऑफ मास में? सेंटर ऑफ मास हिंज के नीचे है ना, तो स्टेबल हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास हिंज के ऊपर है तो अनस्टेबल हो जाएगा, अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल के बारे में बात करें तो। बाकी तो बहुत सारे नए नए केसेस बन ही सकते हैं। मैं ग्रेविटेशनल टॉर्क के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, तो ऑल यू नीड टू डू इज कि जो सेंटर ऑफ मास है वो हिंज के नीचे है। ओके। यस सर। ओके। ये भी कब इक्विलिब्रियम में आएगा? जब सेंटर ऑफ मास इसके नीचे चला जाएगा तो स्टेबल में आ जाएगा, हाँ या ना? यस सर। यस। समझ में आई बात? यहां से छोड़ दोगे इधर पहुंच जाएगा, इधर स्टेबल है ना? यस सर। तो बेसिकली जब सेंटर ऑफ मास हिंज के नीचे होगा, मतलब रोटेट करने वाली पोजीशन के नीचे होगा, तो इक्विलिब्रियम कैसा हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये वाली जो चिड़िया है, ये कैसे हो जाएगी? कौन सी इक्विलिब्रियम में रहेगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इसलिए गिर नहीं रही, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास चोंच के नीचे है, इसका सेंटर ऑफ मास पैर के नीचे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बॉल है ना, ये बहुत भारी है। बाकी की पूरी चिड़िया प्लास्टिक की या मिट्टी की बनी होती है, और ये बॉल जो है स्टील की लगी होती है। ये तो पूरा स्टील का तो एकदम पतला है, और यहाँ पे बॉल थोड़ी भारी है, सेंटर ऑफ मास नीचे चला जाता है। आपको लगता है गिर क्यों नहीं रहा, है ना? यस। हमारे पास ये बर्ड भी थी, पर वो प्लास्टिक की थी, किसी ने तोड़ दी, तो अब सिर्फ यही बचा है दिखाने के लिए। आगे बढ़े। यस। यस सर। चलो, एक ऑब्जेक्ट को हम इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे? अगर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों में अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो हम कहेंगे हमारा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में। ओके। In order to achieve equilibrium, the body must experience no net force and zero torque about any axis. किसी भी एक एक्सिस को देखो, अगर नेट फोर्स जीरो है और किसी भी एक एक्सिस के बाद टॉर्क जीरो है, तो हर एक्सिस के बाद टॉर्क जीरो है, हाँ या ना? यस सर। तो मतलब आप नेट फोर्स जीरो कर दो और किसी भी एक एक्सिस के बाद टॉर्क जीरो कर दो, कहानी खत्म। राइट? यस यस। आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस। यस सर। कॉपी हो गया? यस सर। ठीक। ये मेरा पहला ही क्वेश्चन है, थोड़ा पहले ही क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का ले लिया, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, पर थोड़ा सा इससे और इजी कर सकते थे, पर कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो यहाँ भी सीखने को। दूसरा पेज दिखाएं। हम्म।
यस सर। देखो, मतलब इक्विलिब्रियम का पहला ही क्वेश्चन मैंने ठीक ठाक ही ले लिया, बहुत अच्छा भी नहीं लिया लेकिन बहुत खराब भी नहीं लिया। इन द फॉलोइंग डायग्राम रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन थीटा वन, थीटा टू, T1 एंड T2। ये एंगल्स और ये टेंशंस के बीच में रिलेशन निकालना है अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में है तो। रॉड का मास मैं m मान ले रहा हूँ, लेंथ में l मान ले रहा हूँ, बिना उसके तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना। तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास मतलब बीचों बीच एक पे फोर्स लगेगा mg, और ये रॉड इक्विलिब्रियम में है मतलब इधर T1 और T2 और ये mg तीनों मिलकर नेट फोर्स जीरो कर दे रहे हैं, है ना। हाँ है ना। यस साथ ही साथ इसके ऊपर नेट टॉर्क भी जीरो है। सो मैंने बोला नेट फोर्स Fx इज इक्वल टू जीरो, मीन्स T1 साइन थीटा वन इज इक्वल टू T2 साइन थीटा टू, है ना। Fy इज इक्वल टू जीरो मतलब T1 cos थीटा वन प्लस T2 cos थीटा टू विल बैलेंस mg, है ना। और टॉर्क को मैं जीरो कर दे रहा हूं, किसके एक्सिस का, किस एक्सिस का जीरो करूं, मेरी चॉइस, किसी भी एक्सिस का जीरो कर सकता हूं। मैं चाहूं तो ये एक्सिस सिलेक्ट कर लूं, चाहूं तो ये एक्सिस सिलेक्ट कर लूं, चाहूं तो ये एक्सिस सिलेक्ट कर लूं। मैं कोई ऐसी एक्सिस सिलेक्ट करना चाहूंगा जिसमें कम से कम एक फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाए, ताकि उसका टॉर्क, थोड़ी मेहनत तो कम हो। मैं जबरदस्ती ये एक्सिस ले लिया, तो लगे बेटा यार हर एक एक्सिस का टॉर्क निकालते, हर एक फोर्स का टॉर्क निकालना मुश्किल हो गया। तो बोला ठीक है सर, सही बात है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ले लेता हूँ। अब सबका आसान रहेगा, बिल्कुल आसान रहेगा। पर अगर यहाँ लोगे तो इस टेंशन T1 का टॉर्क तो लिखना ही नहीं होगा ना। यस सो यस सर। एक्सिस सिलेक्ट करते वक्त एक ऑब्वियस चॉइस कौन सी आ रही है, ऐसी एक्सिस जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हो, राइट। है ना। हम्म। इस केस में आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, सब बराबर है। मैं सेंटर ऑफ मास यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एक देखो, दो एक्सिस बहुत ही ऑब्वियस, तीन एक्स, हाँ, दो एक्सिस काफी ऑब्वियस चॉइस हो सकती है टॉर्क लिखने के लिए हमेशा। कौन कौन सी, एक सेंटर ऑफ मास और दूसरा जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं, ठीक है। पर मैंने यहाँ सेंटर ऑफ मास सिलेक्ट किया, तो मैंने क्या बोला, इधर L/2 डिस्टेंस है, इधर भी L/2 डिस्टेंस है। टॉर्क कितना हो जाएगा, L/2 इंटू T1 साइन थीटा वन। इसको बैलेंस कौन करेगा, ये तो उल्टा घुमाएगा और ये सीधा घुमाएगा, इसको बैलेंस कौन करेगा, L/2 टाइम्स T2 साइन थीटा टू। यस सर। सर कॉस ना, साइन क्यों लिख दिया मैंने। राइट। सो देखो L/2 तो पूरा कैंसिल ही हो गया, क्या बचा, T1 cos थीटा वन इक्वल T2 cos थीटा टू, है ना। 3 को जैसे ही मैं 2 में डालूंगा मुझे लगा अरे ये दोनों तो इक्वल भी है, मतलब इसके दोनों कंपोनेंट ऊपर वाले इक्वल हैं और इधर वाले कंपोनेंट पहले इक्वल थे, है ना। सो 1,3 से मुझे सिंपली मिल गया कि T1 इज इक्वल टू T2 एंड थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, राइट। यस सर। और इक्वेशन नंबर 2 यूज कर लूंगा तो मुझे मिल जाएगा कि T1 इक्वल्स टू T2 इज इक्वल टू mg/2 cos थीटा, थीटा की जगह चाहे थीटा वन ले लो चाहे थीटा टू ले लो, बात बराबर। ओके बेटा, समझ में आया। यस हाँ बेटा। यस सर। ओके।
आगे बढ़े। यस सर। चलो फिर। ये फ्लोर है, ये वॉल है। देखो दो फ्लोर वॉल दोनों को आप कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे है ना। और ये रॉड है, रॉड को एकदम पतला ही बनाओगे क्योंकि इसकी थिकनेस ऐसे भी इग्नोर करनी है हमें, है ना। हम्म, जी एंगल थीटा है, ठीक है। आप सब लोग इसको एक बार ट्राई कर लीजिए। यस सर।
समझ में आया? यस सर। इसमें तो समझाने के लिए कुछ नया है नहीं। बस एक चीज जो मैंने यहाँ पे ये देखा कि मैंने टॉर्क अबाउट बी जीरो किया। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम फोर्सेस पॉइंट बी से पास हो रहे हैं, है ना। अगर मैं ए के अबाउट लिखता तो मेरे को एम जी का, एन टू का और फ्रिक्शन का तीनों का टॉर्क लिखना पड़ता। ओ के अबाउट लिखा तभी मेरे को एन वन, एन टू और फ्रिक्शन तीनों का टॉर्क लिखना पड़ता। लेकिन बी के अबाउट लिखा तो मुझे सिर्फ दो टॉर्क लिखने हैं, दोनों को बैलेंस कर देना है ना। ऐसे डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर दिया कीजिए, आपकी मतलब गलतियां अवॉइड होंगी इससे। ज़्यादातर लोगों की आदत हो जाती है कि हमेशा टॉर्क को सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लिखते हैं। इससे क्या कई बार छोटा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। ठीक है। यस सर, हो गया। हो गया। यस सर। अब देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ये हाइट एच गिवन है। ठीक है। देखो ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट इसी का जैसा क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। मतलब डायग्राम यही था, मुझे ये नहीं याद है कौन कौन सा फिगर दे रखा था। मुझे ये नहीं याद है कि फ्रिक्शन यहाँ था या यहाँ था, कौन सा स्मूथ था कौन सा फ्रिक्शन था, ये मुझे याद नहीं है। बट बाकी ये क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ कुछ ही साल पहले आया, ज़्यादा साल नहीं हुए, शायद 5 साल या 6 साल हुए। ठीक है। क्या करेंगे इसमें? एम जी फोर्स लगा, N1 लगा, वॉल को स्मूथ कर रखा है मैंने, तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है,
यहाँ पे नॉर्मल फोर्स N2 ऐसे लगेगा। समझ में आ रहा है N2 का डायरेक्शन? यस सर। ओके। तो देखो बाकी तो वही सब है, उनको फोर्स के बस कंपोनेंट करने हैं, क्योंकि इधर का एंगल थीटा हो गया है। तो एफ वाई इज इक्वल टू, अगर आप जीरो करते हो तो आपको नॉर्मल का कंपोनेंट आता है N2 कॉस थीटा प्लस N1 माइनस एम जी इक्वल्स टू ज़ीरो। और अगर आप एफ एक्स को ज़ीरो करते हो तो क्या बन जाएगा? N2 साइन थीटा विल बैलेंस फ्रिक्शन, राइट? है ना? यस सर। ओके। सो इसके बाद क्या करेंगे, किसी एक एक्सिस का टॉर्क जीरो करना है। चॉइस क्या क्या हो सकती है? इसके और टॉर्क लिख सकते हैं, इसके और टॉर्क लिख सकते हैं, इसके और टॉर्क लिख सकते हैं, राइट? है ना? सो क्या करेंगे, मैं इसी के और टॉर्क लिख रहा हूँ जीरो, इस पॉइंट बी के अबाउट। टॉर्क एट अबाउट बी इज इक्वल टू जीरो जैसे ही लिखता हूँ मुझे क्या मिलेगा? L बाय टू कॉस थीटा इंटू एम जी विल बी बैलेंस्ड बाय, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, H बाय साइन थीटा इंटू N2। समझ में आया? हम्म। यस सर। समझ में आ गया ना? सो ये हमारा टॉर्क और बी है। इन तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, हमें इससे N1 भी मिल जाएगा और फ्रिक्शन भी मिल जाएगा, क्योंकि वेरिएबल क्या है? N1 फ्रिक्शन और N2, तीन ही वेरिएबल है, तीन ही क्वेश्चन भी हैं। सिर्फ जरा सा क्वेश्चन ने चेंज किया, यहां से यहां बनाया, और क्योंकि नॉर्मल के कंपोनेंट आ गए, इक्वेशंस थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई पिछले केस के मुकाबले, राइट? फ्रिक्शन आ जाएगा, फिर क्या बोलोगे? फ्रिक्शन हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू N1, सॉरी लेस देन इक्वल टू, सॉरी, तो इससे आपको म्यू भी मिल जाएगा, मतलब म्यू की मिनिमम वैल्यू भी मिल जाएगी, राइट? यस सर। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर होगा, ठीक है? कॉपी कर लो। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर इजीली ख़त्म हो जाएगा, कुछ टाइम बच भी सकता है, ठीक है? मिलते हैं फिर अगली क्लास में।